हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज़ मंत्रा। और मैं संदीप स्वामी आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 को, और आज इस चैप्टर के हम लोग 40 प्लस एमसीक्यू पढ़ेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है? सो वन बाय वन करके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, टर्सरी सेक्टर, नो दिस इज रॉन्ग। सेकंड, सेकेंडरी सेक्टर, ये भी गलत है। थर्ड, प्राइमरी सेक्टर, यस, सी हमारा करेक्ट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्राइमरी सेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। The covers activities in which natural products are changed into form through ways of manufacturing that we associate with industrial activities। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात आए, सो ये होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए, सेकेंडरी सेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द सर्विस सेक्टर्स इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज। सर्विस सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती है? सो इसको ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, ये गलत है। ये सब आता है हमारा प्राइमरी के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन, मेकिंग शुगर, गुड़ एंड ब्रिक्स, ये आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं हम लोग सी ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। सो दिस इज करेक्ट। सो थर्ड का आंसर होगा सी। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम essential service that may not directly help in the production of goods, state whether true or false। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन पूछा है, क्या सर्विस सेक्टर इंक्लूड करता है एसेंशियल सर्विस जो वैसे डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती? यस, इसका आंसर होगा ए, ट्रू। इसमें बहुत सारी सर्विस होती है, जैसे टीचिंग, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो। सो ये सब एक सर्विस है, ये एसेंशियल सर्विस में माने जाएगी। इससे किसी तरीके का कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड। जैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज की बात आए, सो ये माना जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर। सो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, प्राइमरी सेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सो इसको ऑप्शन वाइज हम लोग चेक करते हैं। ए ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ये है हमारा प्राइमरी के लिए फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सेकंड, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो इसका बी सही लग रहा है। सो बी इज करेक्ट आंसर। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। So using sugarcane as raw material, we make sugar और गुड़। इसका मतलब सुगर केन एज ए रॉ मटेरियल यूज करके हम लोग इससे क्या बना सकते हैं? शुगर बना सकते हैं या फिर गुड़ बना सकते हैं। सो इसमें क्वेश्चन ये पूछा, अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम। सो ये कौन से सेक्टर में आएगा? सो इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या ये प्राइमरी सेक्टर में है? नो, ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं होगा। प्राइमरी सेक्टर में तो जो रॉ मटेरियल है वो आएगा। सो एक गलत है। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर, नो, ये भी गलत है। सी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, यस, इसका सी सही है। इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी बोल सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब वो एक्टिविटी जो अपने आप से गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन वो क्या करती है? सपोर्ट करती है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो इसको क्या बोलेंगे? बेसिकली इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर बोलेंगे। सो इसका आंसर होगा डी, टर्सरी सेक्टर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ द टर्सरी सेक्टर। सो टर्सरी सेक्टर की कौन सी ये एक्टिविटीज होगी? इस चार ऑप्शन में से देखकर बताइए आप लोग। सो इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, गुड्स डेट आर प्रोड्यूस वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स and then sold in wholesale and retail shop। So A बिल्कुल सही आंसर है।
सो नाइन्थ का होगा ए ऑप्शन। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। बहुत इजी है। क्या प्राइमरी सेक्टर क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर बोलेंगे, या सेकंड बी सही होगा या सी सही होगा। सो इसमें हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल गलत। सर्विस सेक्टर हम लोग टर्सरी सेक्टर को बोलते हैं। इसमें प्री इंडस्ट्रियल सेक्टर सी भी गलत है और लास्ट डी भी गलत है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा बी, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 11th क्वेश्चन, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है। सो इसके 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए कौन सा सही है। ए ऑर्गेनाइज सेक्टर, सो ये गलत है। अब पढ़ते हैं बी सर्विस सेक्टर, नो सर्विस सेक्टर भी गलत है। सर्विस सेक्टर हम लोग कहते हैं जो टर्सरी सेक्टर है उसको हम लोग बोलेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल सेक्टर। यस सी सही है इसका आंसर। वैसे सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ। ये किसका पार्ट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं। सो ये हमारा होता है टर्सरी सेक्टर। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, टर्सरी सेक्टर। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच सेक्टर जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स। यानी ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सिर्फ सर्विस प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। ये पहले भी बता चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्सरी सेक्टर। ये सर्विस प्रोड्यूस करता है इसलिए हम लोग इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। सो हमने अभी तक 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, बैंक एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्टर। सो बैंक और एटीएम क्या करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो सर्विस सेक्टर कौन सा होता है, टर्सरी सेक्टर। सो 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टर्सरी सेक्टर। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर्स प्रोवाइड द। सो इसके क्या आंसर हो सकते हैं। इसका करेक्ट अगर आंसर बात की जाए सो इसका होगा ऑप्शन सी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। सो 15 का सही आंसर है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द मेमोन टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय। इसका मतलब जीडीपी कैलकुलेट करने का किसका काम होगा, ये बड़े लेवल पर है तो इसका काम करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ए, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द जीडीपी। इसका मतलब जीडीपी की डेफिनेशन को अच्छे से कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है। सो हम लोग ऑप्शन वाइज इसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। नो ये गलत है, डिक्रीज आ गया। सो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हुआ। अब पढ़ते हैं ऑप्शन बी, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये सही लग रहा है और आगे और चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। नो ये गलत है। सो ऑप्शन सी एलिमिनेट हुआ। अब पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। नो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, इसमें आउटसाइड दे दिया सो ये भी गलत है। सो इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी की जो डेफिनेशन करेक्टली बताता है। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, डैश शो हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। ये क्या बताता है, ये किसी देश की जीडीपी बताता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द डैश। बहुत ही इजी है, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को अगर हम लोग जोड़ दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग जीडीपी। सो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर एग्जाम्पल ऑफ।
ये किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, मिक्स्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। टाटा और रिलायंस की बात चले तो ये क्या होंगे? हमारे प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग पढ़ते हैं। ये बताता है इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ऐसा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं जितनी की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नो ये गलत है। ये तब होता है एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे गर्मियों के सीजन में जो बहुत सारे जूस सेलर है वो उसके बाद विंटर सीजन में उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। वैसे ही विंटर सीजन में बहुत सारे जो गर्म कपड़े बेचते हैं वो उसके बाद समर सीजन में उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो एक सीजन वेरी करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यस, इसका करेक्ट आंसर है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बी बिल्कुल सही है। इसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर सी है, अगर इसको देखते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो वैसे ही गलत हो गया और डी तो वैसे ही गलत। सो 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स किस चीज के एग्जाम्पल है? इसके चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन अंडर अनएम्प्लॉयड, यस ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंडर एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स कब होता है? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वैसे हम लोग अभी देख चुके हैं। इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन वाइज। व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, पहला गलत है। सेकंड ऑप्शन व्हेन पीपल आर वर्किंग स्लोली, नो, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। इसका मतलब लोग जब जितने कैपेबल है उसके अकॉर्डिंग कम काम करते हैं। इसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। अभी हमने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। ये क्वेश्चन नंबर 23 भी उसी के बारे में बात करता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इजी है क्योंकि इसको हमने अभी करवा दिया। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे? इसको अभी बताया था हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब जब जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है? ये है हमारे पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स। इसका मतलब लास्ट 40-45 ईयर्स में अगर हम लोग देखें ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें हमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने के लिए मिली है। बेसिकली अगर बात की जाए ऑप्शन वाइज, प्राइमरी सेक्टर, नो, प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ कम हुई है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी टर्सरी सेक्टर, ये बिल्कुल सही आंसर है। सर्विस सेक्टर भी इसको बोल सकते हैं। लास्ट 40 ईयर्स में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली है हमें टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में मिली। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और आजकल क्या हो रहा है कि लोगों की बेसिक डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जिस वजह से जो टर्सरी सेक्टर है नाउ डेज काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 27। द डैश कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर हमें प्रोवाइड करवाता है? बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी सेक्टर। आज भी प्राइमरी सेक्टर मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, अप्रोक्स मोर देन 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ओवर द पास्ट डिकेड
Also, certain new services such as dash have become important and essential. So, इसका करेक्ट आंसर बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इसकी ये बात कर रहा है न्यू सर्विसेज मीन्स ये हमारे टर्सरी सेक्टर में जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक बेसिस द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इसका मतलब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हम लोग किस बेसिस पर इनको क्लासिफाई करते हैं। सो अगर ऑप्शन वाइज देखते हैं, फर्स्ट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये गलत आंसर है। इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, ये भी गलत है। इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। सो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमें ट्रू बताता है, सही बताता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, सो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, सो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। सारे सही, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड scattered units which are largely outside the control of the dash। सो जो ये बात करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्मॉलर यूनिट है और ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ होता है गवर्नमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं आता। सो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड। सो बताइए ये आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट है ए डेली वेज लेबरर वर्किंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर। सो ये सही है या नहीं, जल्दी बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, नो जॉब सिक्योरिटी। सी, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, इसका मतलब लोगों को बिना वजह जॉब से निकाल देते हैं। सो इसमें जो आंसर होगा वो सारे ही सही हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। प्लेस ऑफ वर्क विच फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन आर टर्म एज, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे वो बेसिकली हमारा होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये बात कर रहा है एमजी नरेगा। सो इस एक्ट के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्ट कब पास किया गया था? इन 2005। सो 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ये भी नरेगा के बारे में। अंडर नरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटीज डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर बाय द गवर्नमेंट। सो एक साल में कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा? ये होगा 100 डेज का
guaranteed employment. So question number next पढ़ते हैं 37. In which sector activities are not guided by profit motive? ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता? सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर करना, लोगों की भलाई करना। सो इसका 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर किस बेसिस पे क्लासिफाइड किए गए हैं। सो इसको ऑप्शन वाइज देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नो ये गलत है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बी, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड नेक्स्ट टर्सरी सेक्टर। सो इसके दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हुए। अब पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओनरशिप के बेस पर हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के क्या मोटिव होता है? इनका मेन मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, पब्लिक वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज नेसेसरी। इसका मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है उनको सपोर्ट करना और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? इसके चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा बेस्ट आंसर है। सो फर्स्ट ऑप्शन रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर बोथ, नो गलत आंसर। फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नो ये भी प्रॉपर आंसर नहीं है। सी सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये भी प्रॉपर आंसर नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना। किसका? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स है उनका। सो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब पढ़ते हैं हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 41, द सेक्टर इन विच गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। इसका मतलब वो कौन सा सेक्टर है जिसमें ज़्यादातर जो एसेट्स है और जो सर्विस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। अब पढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द सेक्टर इन विच द ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड। इसका मतलब ऑनरशिप होगी एसेट्स की और सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाएगा? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट सेक्टर। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर के जितने भी मैक्सिमम बेस्ट क्वेश्चन थे लगभग सारे एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट, उसके एमसीक्यू करेंगे। और फिर ये बुक कंप्लीट होने के बाद हम लोग इन सभी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। सो तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।